So, okay, in the last class, we have discussed that ML has four types. One of them is supervised learning. एंड सुपरवाइज लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास आउटपुट ऑलरेडी रहता है, वी हैव द आउटपुट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, दैट labeled output is already present in your data set. तो उस डेटा सेट को हम लोग पहले ट्रेनिंग के लिए देते हैं, हम अपने एल्गोरिदम को सिखाते हैं, एंड देन जब उसी डेटा सेट को सीखने के बाद, लेबल्ड डेटा को सीखने के बाद हमारा एल्गोरिदम ट्रेन हो जाता है और अभी आगे फ्यूचर में उसके पास कुछ भी टेस्ट करने के लिए आया, प्रिडिक्ट करने के लिए आया, तो वो अपनी प्रायर ट्रेनिंग के बेसिस पे आपको आंसर्स देता है. दिस वाज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें कल मैंने आपको बताया था वी हैव क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स जो अलग काम करते हैं, जहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन किए जाते हैं, और एक होता है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. रिग्रेशन मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग कंटिन्यूस वैल्यूज पे काम करते हैं. दैट कुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द सेल्स, और एनी नंबर्स, कंटिन्यूस नंबर्स के ऊपर जब आप काम करते हो तो वो प्रॉब्लम्स हमारे रिग्रेशन में आते हैं. ठीक है, रिग्रेशन का फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था कि हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हैं. तो आज हम लोग यही से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन and how the linear regression takes the data and predict the future or predict your answers. ठीक है, तो हम एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम बनाने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोगों को उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, राइट? तो आज का क्लास हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करेंगे. तो अभी मैं आपको ये बता दूं, लीनियर रिग्रेशन के भी अपने आप में कुछ टाइप्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज first type of linear regression type is simple linear regression. Second type is multiple linear regression, and third is polynomial linear regression. ठीक है, हम लोग सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू कवर सिंपल लीनियर रिग्रेशन. अगर आपको सिंपल समझ में आ जाता है, उसका पीछे का बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझ में आ जाता है, तो वही सारी चीज़ें आपने मल्टीपल में अप्लाई करनी है और पॉलिनोमियल में भी अप्लाई करनी है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन को समझना. तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. आप ये लिख सकते हो दैट लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड एमएल एल्गोरिथम, और ये फर्स्ट रहता है हमारे पास, जिसमें से सिंपल हम लोग बात करने वाले हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज कीजिए मेरे पास एक डेटा सेट है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं. तो डिफरेंस क्या है सिंपल और मल्टीपल में? सिंपल के अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट डेटा जो होता है, इंडिपेंडेंट डेटा और डिपेंडेंट डेटा, ये मैंने फर्स्ट डे बात किया था. इंडिपेंडेंट जो होता है और डिपेंडेंट जो होता है. जैसे अगर मैं बात करूं, इंडिपेंडेंट के अंदर मैंने ले लिया सीजीपीए, यानी कि आपका एनुअल परसेंटेज, और डिपेंडेंट डेटा को हम बोल सकते हैं एलपीए, यानी कितने लाख पर एनम का आपका पैकेज लगेगा. इसको हम इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू किसी और पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इसको हम डिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जितना सीजीपीए होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज डिपेंड करता है. ऑब्वियसली आपका सीजीपीए बहुत कम है, आपका परसेंटेज बहुत कम है, एनुअल परसेंटेज, तो आप को एलपीए का एक माइंडसेट ही हो जाता है ना कि कम का ही मिलेगा. बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बहुत अच्छा लैक्स पर एनम में पैकेज मिलता है, दैट इज ऑब्वियस थिंग. तो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट में लेते हैं. सिंपल में क्या रहता है कि हम एक ही इंडिपेंडेंट है और एक ही डिपेंडेंट फीचर है हमारे पास, इसको हम फीचर बोलते हैं. ठीक है, मल्टीपल में क्या हो जाएगा? मल्टीपल में इस एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट फीचर्स हो जाएंगे. जैसे अब आपका एज, आपका आईक्यू, आपके किसी पर्टिकुलर मार्क्स के एग्जाम के मार्क्स हैं जो
जो इफेक्ट डालने वाले थे, प्लेसमेंट वालों ने कुछ एग्जाम लिया उसके हिसाब से वो डालने वाले थे। तो बहुत सारी चीजें अगर और भी डिपेंड करती हैं, जैसे एक किसी ने कॉलम दे दिया टेम्परेचर का कॉलम है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था, बाकी सारी चीजें तो उन्होंने किया, आईक्यू है, आपका एग्जाम का मार्क्स है, या आपका एज डिपेंड करता है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, बहुत सारे ऐसे कॉलम्स थे। लेकिन एक किसी ने डाल दिया टेम्परेचर, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस दिन कितना टेम्परेचर था उससे आपका कोई लेना देना नहीं है कि आपका जो पैकेज है वो कितने का हुआ। उस दिन बहुत ठंड थी, बहुत बर्फ पड़ रही थी, तो मेरा जो है इसलिए पैकेज कम हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि ये वाला जो कॉलम है ये यूजलेस कॉलम है, अगर आपको नहीं रखना है तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक है, बेसिक एमएल इंजीनियर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। खैर, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो हम लोग सिर्फ सिंपल की बात करेंगे। तो हम लोग एक ही कॉलम को लेंगे और उसी के पीछे हम लोग बैकग्राउंड में मैथ्स देखेंगे, उसका मैथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम अपने डेटा सेट को एक विजुअलाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सीजीपीए वर्सेस एलपीए। सबसे पहला काम यही रहता है, बिकॉज देखिए इट इज अ लीनियर रिग्रेशन। तो इस लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिक्स आपको मालूम है, आपको सब कुछ मालूम है इसके बारे में, कैसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं। बट ये जो एल्गोरिदम है वो आप अपने इस डेटा सेट पे लगाओगे या नहीं लगाओगे, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन रहता है। अगर ये डेटा सेट मेरे पास है, इसमें कुछ वैल्यूज हैं, सो जो भी कोई वैल्यूज हैं उनको आप जब तक प्लॉट नहीं करके देखोगे ना, यू कैन नॉट बी श्योर कि आपको यही वाला एल्गोरिदम इस पे लगाना चाहिए था। अब मैं इसको अगर प्लॉट करती हूँ तो लेट सपोज किसी का सीजीपीए इतना है, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, और इतना इतना उस इंसान का पैकेज लगा, क्योंकि इस टाइप का ग्राफ बन ही जाएगा जब आप प्लॉट करते हो 2D के अंदर। 2D के अंदर एक के ऊपर डिपेंड करती है दूसरी चीज, तो ऐसा कुछ एक ग्राफ बन जाएगा। पहला अजम्पशन जो रहता है लीनियर रिग्रेशन का, वो ये रहता है डेटा शुड बी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप जब तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखोगे, ग्राफ नहीं प्लॉट करके देखोगे, यू कैन नॉट बी श्योर कि ये डेटा जो मेरे पास आया है वो कैसे प्लॉट हो रहा है। अगर सपोज करिए आपके पास डेटा कुछ ऐसा आ जाता, कुछ ये डेटा है आपके पास, ठीक है, तो यू कैन नॉट से ये लीनियर डेटा है। आप कहोगे ये तो क्लस्टर बन रहा है, एक लीनियरली डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर एलआर नहीं लगा सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, इसके ऊपर आप नहीं लगा सकते हो इस तरीके का लीनियर या सॉर्ट ऑफ लीनियर। ये आप नोट कर सकते हैं अपने पास कहीं पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं मशीन लर्निंग इज मेजरली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी बिहाइंड द प्री डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि जब मैं ये आपको करके दिखाऊंगी ना, तो ये 4 या 5 लाइन में आपका हो जाएगा खत्म। बट इफ यू डोंट नो द थ्योरी बिहाइंड इट, यू कैन नॉट अप्लाई और यू कैन नॉट इंटरप्रेट द नंबर्स नाइसली, और आप रिजल्ट्स को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे ओनर को, स्टॉक होल्डर्स को, कि आपको मैंने ये देखिए ये रिजल्ट्स निकाले, आपको ऐसा करना चाहिए। यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम, तो आप मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं एक अच्छे प्रूव हो पाएंगे, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ लीनियर होना चाहिए या इट शुड बी लीनियर। अब रियल वर्ल्ड में देखें तो प्रॉपर लीनियर डेटा कौन सा होगा, एग्जैक्ट लीनियर हम किसको बोलेंगे, जो कुछ ऐसा आता, दिस इज लीनियर डेटा। बट ये जो ब्लैक मैंने क्रॉसेस लगाए ये क्या है, ये हमारे सॉर्ट ऑफ लीनियर है। तो ऐसा होना चाहिए था, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारा डेटा आपको इतना करेक्ट मिले, राइट। ओके, तो हम यहाँ बात कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं। ये मेरे पास डेटा आ गया, नाउ व्हाट टू डू, मैंने अपने डेटा को दे करके अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर दिया, दिस इज माय डेटा।
बट आगे मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि आगे अगर कोई भी पेरेंट को मैं ये एप्लीकेशन भेजूँ एज अ कॉलेज रजिस्ट्रार, मैंने ये कॉलेज का अपना एक भेजा कि सर एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे का ना सीजीपीए इसमें एंटर करवाइए कि उस बच्चे का सीजीपीए कितना है या 12th का मार्क्स कितना है या कोई भी हमने क्राइटेरिया रखा है वो एंटर करवाइए, ये आपको ये प्रिडिक्ट करके दे देता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं मार्केट में कि आप ना अपनी गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, अगर जैसे बहुत सारी एप्स आई हैं ऐसी कि अगर आप अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहे हैं तो आप उसका कौन सा ईयर का गाड़ी है, कितना उसका चल चुका है वो, है ना, कौन कितना पुराना है, कुछ अगर फीचर्स जो भी आप डालते हो गाड़ी के बारे में वो डालिए, आपको उसका प्राइस प्रोडिक्ट हो जाएगा। क्विकर एक ऐप आई है, ठीक है, क्विकर ऐप है, लोग उस पे अपना पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार पे आप अपना एज डालिए, अपना हेल्थ का जो भी अगर इशू है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालिए उसमें, तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम आ जाएगा कि आपको मंथली इतना प्रीमियम का ले लेना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपने अपने उसके पेरेंट को दिया किसी स्टूडेंट के कि आपका बच्चे का इतना है तो उसका इतने का पैकेज लग जाएगा। नाउ दिस इज अ टेस्ट डेटा। ये एप्लीकेशन बनने के बाद जब पॉइंट डाल करके टेस्ट किया गया और आंसर निकाला गया, ये वो है। बट ये डेटा देने से ऐसा क्या हो जाएगा कि आपका एल्गोरिदम ट्रेन हो जाएगा। हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या अप्लाई करते हैं, वी यूज टू फाइंड अ बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन से क्या मतलब है, हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं जो ऑलमोस्ट हर पॉइंट के पास से होके निकले, ठीक है। अब हर पॉइंट के पास से होके निकलेगा, आप कहोगे कि ये भी एक लाइन बन सकता था, है ना, आप कहोगे कि मैम यही लाइन क्यों बनाया, ये लाइन भी तो इसके पास से ही होके निकल रहा है ना। आप कहोगे कि आप ये पॉइंट यहाँ पर क्यों रख रहे हो, ये भी तो है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी लाइंस बन सकती है। अब 2D में तो अब लाइन जरूरी नहीं ना ऐसा बना रहे हो, आप तो लाइन ऐसा भी बना सकते हो, आप कहोगे कि ये भी तो लाइन है, ये भी तो हमारे पास से ही पॉइंट्स के पास से ही निकल रहा है। तो 2D में लाइन हम कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेस्ट फिट लाइन। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया बिहाइंड बेस्ट फिट लाइन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बेस्ट फिट लाइन। इस बेस्ट फिट लाइन का हम लोग कैसा यूज करते हैं, हम लोग हर एक पॉइंट से जो एल्गोरिदम है हमारा करेगा क्या, लीनियर रिग्रेशन करेगा क्या, हर एक पॉइंट को इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट कर देगा, हर एक पॉइंट को इस लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। व्हाट डू मीन बाय प्रोजेक्शन, वो इसका एक ऑन एन एवरेज वैल्यू निकाल देगा कि देखो एग्जैक्ट हर बार डेटा सेम डाला जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। दुनिया में इतना सारा डेटा है, टेस्टिंग के लिए उसने कुछ भी डेटा उठा के डाल दिया, तो हम उसको रोक नहीं सकते कि आप जो है यूजर हैं, आप बस 1 to 10 ही वैल्यू डालो, इससे ऊपर नहीं डालो। वो कहेगा नहीं मैं तो यूजर हूँ, मैं तो 100 वैल्यू डाल के देखूंगा, मैं तो 1000 वैल्यू डाल के देखूंगा क्या आंसर देता है आपका एल्गोरिदम। तो हमें एक ऐसा प्रिडिक्टेड लाइन निकालना होता है जिसके ऊपर हम अपने जो मॉडल को सिखाएंगे ना, तो वो कोशिश करे कि हर एक पॉइंट के पास से होके गुजरे। और मेजरली जो उसका एक बेस्ट फिट का क्राइटेरिया ये रहता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डॉटेड, ये जो डॉटेड मैंने हर एक पॉइंट के लिए बनाया ना, ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर डिस्टेंस मिनिमम है, कम से कम डिस्टेंस में लेकर के मेरा जो बेस्ट फिट लाइन है, लाइन एक ही होगा बट वो ऐसे पॉइंट से होकर के गुजरेगा जहां से वो बाकी के सारे पॉइंट्स में पास से गुजरे उसके। अब पास से गुजरने वाली लाइंस ऐसी भी हो सकती थी, कई कई बार क्या होता है हमारा एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा ओवर फिट करने लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवर फिटिंग, अब देखो ये पॉइंट है, इसको भी पढ़ूंगा मैं, इसको भी पढ़ूंगा मैं, इसको भी पढ़ूंगा, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ने की कोशिश करेगा, सबसे एग्जैक्ट वैल्यू सीखने की कोशिश करेगा और ये ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या, दिस इज नोन एज ओवर फिटिंग। अब आप अपने डेटा को ना रटवा रहे हो, अगर आगे चल के उसके पास कोई टेस्ट पॉइंट यहाँ आ गया तो वो इतना वैल्यू तक पढ़ा ही नहीं था कभी, वो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर आपको देने वाला है
बिकॉज आपका जो डेटा था वो रट के चला गया, टेक्स्ट बुक को, एनसीईआरटी को उसने रट लिया, ठीक है। अब रिफ्रेशर में से कोई क्वेश्चन आ गया, वो आंसर ही नहीं कर पाएगा करेक्टली, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं 4 क्वेश्चंस को, उन्हीं 10 पॉइंट्स को रट के चला गया। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि एरर कम से कम रहे, बट ऐसा भी ना हो कि ओवर फिटिंग हो जाए। दिस ब्लू लाइन इज ओवर फिटिंग, बात समझ में आ रही है? तो हमें ओवर फिटिंग को भी रोकना होता है, और हमें एक बेस्ट फिट लाइन निकालना होता है लीनियर रिग्रेशन के अंदर, और ध्यान रखना होता है कि ये जो डिस्टेंस है सबका एवरेज कर लेंगे, हम एवरेज करेंगे, विल गो, हम लोग देखेंगे इसको कि एवरेज कैसे करते हैं एवरीथिंग, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे, हर एक पॉइंट के डिस्टेंस को निकालेंगे, उन सबको एवरेज लेकर के करेंगे, और सबसे कम जितना एरर का एवरेज आ रहा होगा हमारे पास, हम उसी लाइन को बेस्ट फिट बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। बेसिक समझ में आया? हम लोग मैं आपको यहाँ लिख के बता दूं, ये जो पॉइंट है जिससे इसको कट करेगी ये लाइन, इसको हम नाम देते हैं इंटरसेप्ट, और यूजुअली नोटेशन इसका बी से किया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। नाउ व्हाट इज y? y ये है मेरा आउटपुट, y जो मुझे प्रिडिक्ट करना है। x क्या है? x इज माय दिस जो इनपुट है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली हम जो इंडिपेंडेंट है फीचर उसको कैपिटल एक्स से नाम देते हैं, और जो डिपेंडेंट है उसको वाई से नाम देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं इंटरसेप्ट, और हमारे को एक स्ट्रेट लाइन ही निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए मुझे एक बी का वैल्यू चाहिए, दैट इज इंटरसेप्ट, एंड दूसरा एक एम का वैल्यू चाहिए, दैट इज स्लोप ऑफ योर लाइन। स्लोप ऑफ योर लाइन मीन्स कि आपका अगर ये लीनियर लाइन है तो ये किस एंगल पे, अगर आप एक्स एक्सिस के यहाँ पैरेलल में एक लाइन खींच देते हो, तो ये जो एंगल है दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ योर लाइन, जिसको हम लोग एम से बोलते हैं। अभी किस एंगल पे होना चाहिए था, हो सकता है लाइन ऐसे होता, हो सकता है लाइन ऐसे होता, तो बेसिकली ये एंगल कौन सा है, ये हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है इसको फाइंड करने का। तो हमें ये स्ट्रेट लाइन जो फाइंड करनी है इस इक्वेशन के थ्रू करनी है। एक्स और वाई के वैल्यूज हमें मालूम है, बिकॉज हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग के टाइम पे सिखा दिया था कि ये तुम्हारा इनपुट है, इसके थ्रू ये आउटपुट आने वाला है। बट वो मिनिमम एरर के साथ मुझे एम और बी के जो वैल्यूज निकालने हैं, सारा जो थ्योरी रिवॉल्व करता है वो अराउंड दीज 2 पैरामीटर्स करता है, एम एंड बी, ठीक है। अभी तक मैंने जितना समझाया दिस वाज बेसिक ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ऑफ योर लीनियर रिग्रेशन। अगर अभी तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अभी तक सबको क्लियर है? राइट, ऑलराइट, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द बेसिक नॉमेनक्लेचर फॉर सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब हमारे पास जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो एक मतलब एक वैल्यू निकल के आता है। जब आप अप्लाई कर दोगे ना, अपने डेटा को ट्रेन करा के अप्लाई कर दोगे, तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आएगा जिसको कॉफ ऐसे बोला जाता है, कॉफ कोफिशिएंट बेसिकली। ये हमारा एम निकल के आता है आउटपुट में। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगी अभी एक प्रोग्राम में। तो ये आउटपुट आता है, और दूसरा आता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो बता ही दिया, अंडरस्कोर ऐसा लगा रहता है, इसका वैल्यू रहता है बी, ठीक है। तो इन दोनों को मिल जाए, ये दोनों अगर मुझे मिल जाए, तो हम अपनी इक्वेशन को बहुत इजीली फॉलो करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो स्ट्रेट लाइन जो मुझे मिलता है उसमें इनका इंपॉर्टेंस क्या रहता है। लेट्स सपोज हमारे पास y इस केस में क्या है, पैकेज है, कि कितने का पैकेज लगेगा स्टूडेंट का, ठीक है। m का वैल्यू जो भी आएगा दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय CGPA, जितना मेरा इनपुट है उससे मल्टीप्लाई होगा प्लस बी। अब इम्पोर्टेंस समझते हैं कि एम और बी का इम्पोर्टेंस क्या है। एम बेसिकली मुझे बताता है वेटेज,
Weightage means how much package depends on package depends on CGPA. आप ऐसा लिख सकते हो, how much, आप अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो लिख करके चलें, how much package यानी your output depends on CGPA. यही तो कहने का मतलब है. अगर m का वैल्यू मैं 1 कर दूं, अगर मैं 1 रख दूं इसका वैल्यू, तो जितना CGPA है उतने का पैकेज लग जाएगा तुम्हारा. तो करेक्ट. अभी अगर एक सेकंड के लिए बी को छोड़ दें, बी की बात ना करें, इंपॉर्टेंस की बात ना करें, तो अगर मैं m का वैल्यू 1 रख दूं यहाँ पे, तो तुम्हारा CGPA था 7.5, m के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तुम्हारा तो पैकेज भी ये प्रिडिक्ट कर देगा 7.5. करेक्ट. तो ऐसा ध्यान रखिएगा, अगर इसका 2 रख देंगे तो डबल हो जाएगा. तो m का वैल्यू मीन्स आपका कितना इंपॉर्टेंस है CGPA का, कितना वैल्यू है, वेटेज है, जिसकी वजह से पैकेज आपका प्रिडिक्ट किया जा सकता है. अब इंपॉर्टेंस पूछते हैं बी का क्या है. लेट्स सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, एक फ्रेशर बच्चा है जिसमें हमने बोला कि अगर हम बोले अभी उसका चलो मानते हैं, लेट्स सपोज कि उसका CGPA अभी है ही नहीं, ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग CGPA. एक फ्रेशर बच्चा है, तो CGPA अगर उसका भी 0 मान लें, ठीक है, वी डोंट हैव एनी CGPA का वैल्यू ही नहीं पता मुझे, तो m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 0. और तो क्या हो जाएगा, अगर हम b का वैल्यू ना रखें, अगर हम b कुछ ना रखें सपोज, ठीक है, तो पैकेज कितना हो गया उसका, 0 हो गया. एक छोटा सा एक हाइपोथेटिकल केस बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका वो पर्टिकुलर CGPA ना लेकर के, चलो उसका मान लो कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम ये CGPA नहीं ले रहे थे, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, वर्क एक्स की बात कर रहे हैं. अब उसका वर्क एक्स 0 है, ठीक है, तो क्या उसका पैकेज 0 कर देंगे हम? ऐसा होता है कि फ्रेशर को कुछ आता नहीं है, उसने आज तक काम नहीं किया, तो उसको 0 सैलरी से स्टार्ट कर दो? ऐसा नहीं होता ना. हम हमेशा एक थ्रेशोल्ड रख के चलते हैं कि नहीं, कम से कम एक फ्रेशर का ना, अगर वर्क एक्स नहीं भी है, ये वाला पैरामीटर नहीं भी कोई वैल्यू कर रहा, तब भी उसका बी का कुछ वैल्यू होना चाहिए. कम से कम वो 20,000, 25,000, 30,000 से स्टार्ट तो करे. आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अगर तुम्हारा ये वाला पैरामीटर 0 हो रहा है तो जिस वजह से तुम्हारा पैकेज अगला आउटपुट भी 0 हो जाएगा. यू कांट से दिस, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग एक छोटा सा यहाँ पर पॉसिबिलिटी रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू this equation you could say the fresher should not get the salary package that is 0. So we have in this case we have value of b की नहीं, यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे ही हम, राइट. अगर हम बात करते हैं कि वो बंदा जो है, यहाँ देखिए, अगर उसका CGPA इस पॉइंट पे 0 है, तो ऐसा तो नहीं आप उसको LPA दोगे ही नहीं, आप उसको मिनिमम से स्टार्ट कर दो ना. आपने बोला चलो मैं 2.5 से स्टार्ट कर देता हूँ तुम्हें, या 3 से स्टार्ट कर देता हूँ, एटलीस्ट ये वैल्यू कुछ तो होगा. आप बोलोगे कि तुम्हारा वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता. करेक्ट. तो लीनियर रिग्रेशन हमेशा ये मान के चलता है कि अगर ये वाला जो भी आपका x था, अगर ये 0 हो भी गया, तो भी यू मस्ट हैव समथिंग टू स्टार्ट. इसीलिए b जो है ऐड करके रखा जाता है यहाँ पर, ठीक है. आई होप आपको m और b का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड m एंड b, ठीक है. तो हमें बेसिक हमारा एजेंडा यही है, हाउ टू फाइंड m कॉमा b. तो अब आपको मैं बता दूं कि जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है हमारे पास, वी हैव अ लाइब्रेरी sklearn, scikit-learn जिसको बोलते हैं, ठीक है. इसके लर्न लाइब्रेरी है एक हमारे पास, इसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है लीनियर रिग्रेशन का. अब आप लीनियर रिग्रेशन जो प्री डिफाइंड फंक्शन, आप उसको इनहेरिट करते हो, इंपोर्ट करते हैं पहले, जैसे एक लाइब्रेरी के थ्रू आपने एक फंक्शन इंपोर्ट किया एंड आप उसको ट्रेन कराते हो, ट्रेनिंग डेटा बोल करके कि दिस इज माय ट्रेनिंग डेटा. वो ट्रेन हो जाता है, ट्रेन होने के बाद वो m और b का वैल्यू आपको निकाल करके दे देता है,
और वो एम और बी का वैल्यू लेकर के आप अपना जो है प्रिडिक्शंस करते हो. तो वेरी इजी, साउंड्स वेरी सिंपल, बट ऑन विच फॉर्मूलाज एल आर इज वर्किंग, कैसे निकाल रहा है वो, ये सब, ये दोनों चीजें निकाल कैसे रहा है. तो मैं आपको बता दूं सॉरी, मैं आपको बता दूं कि साइकिट लर्न जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं ओएलएस टेक्निक. जस्ट अ मोमेंट. सॉरी. ओएलएस टेक्निक होता है, इसके बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है साइकिट लर्न के पीछे, ओएलएस. ओएलएस का फुल फॉर्म लिखिएगा, इट इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर. ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर टेक्निक काम कर रही है इसके पीछे बैकएंड में. वो क्या यूज कर रहे हैं, बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग y माइनस m ऑफ x. अब ये जो y है, ठीक है, दिस y एंड दिस x, इनको आप अलग से लिखेंगे कि ये क्या है, ऑल द आउटपुट्स जो मैंने बोला लेबल्ड वैल्यू आती है मेरे पास, तो जितने भी पैकेजेस आए पुराने मेरे पास उन सबका मीन है ये. तो यहाँ पर भी x के जितने वैल्यूज होंगे, CGPS जितने भी होंगे, उन सबका भी मीन निकाल करके यहाँ पर बात किया जाता है, और b का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है. आपको होगी कि m तो पता नहीं मुझे तो m कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ कि OLS क्या इक्वेशन यूज कर रहा है. दैट इज समेशन ऑफ i इक्वल टू 0 टू n, यानी कि जितने भी आपके पास n मीन्स रोज, यहाँ पे याद रखिएगा, n मीन्स रोज, जितना भी डेटा सेट में आपके पास ऐसे करके रोज होंगी, तो एक एक रो के पास जाएगा, 0th रो, फर्स्ट रो एंड सो ऑन. तो xi माइनस x का मीन, xi मीन्स जो CGPA की एक पहली वैल्यू हो गई, आपने बोला कि दिस इज माय x1, दिस इज माय x2, x3 एंड सो ऑन. तो वो एक एक वैल्यू को लेकर के मीन में से माइनस करता है, एंड yi माइनस y डैश, y जो आपका y1 आउटपुट है, y1, y2, y3, एक एक वैल्यू को लेकर के मीन में से माइनस करता है, एंड आफ्टर दैट xi माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला, अब ये तो सारी चीजें हैं हमारे पास, इसमें तो कोई ऐसा नहीं कि हमें नहीं, हमें क्योंकि डेटा है हमारे पास. अब एक एक वैल्यू को लेकर के हमारा जो एल्गोरिदम है वो खुद को जो है एक एक वैल्यू को लेकर के ये फॉर्मूला में डाल करके वो m का वैल्यू कैलकुलेट करता है. ठीक है, तो जब उसको m का वैल्यू मिल जाता है तो वो इस इक्वेशन में रखता है, एंड मीन ऑफ y एंड मीन ऑफ x लेकर के वो b का वैल्यू कैलकुलेट कर देता है. तो ये काम करता है पीछे से बैकग्राउंड में साइकिट लर्न. साइकिट लर्न हमारा एक लाइब्रेरी है जिसमें से हम लीनियर रिग्रेशन को उठा करके काम करते हैं. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. इन चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बैकग्राउंड में चल रहा है, एल्गोरिदम लिखा गया है इसका. ठीक है. तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं स्टूडेंट्स को ये फंक्शन यूज नहीं करने देती हूँ. मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो, जब हम, इतना टफ नहीं है ना ये बनाना, ये दो फॉर्मूलाज लिखना इतना टफ नहीं है. हम इसकी खुद की क्लास बनाते हैं, हम अपना ही एक क्लास बनाते हैं. पाइथन आप लोग पढ़ चुके हो, क्लासेस आप खुद बना सकते हो. फॉर्मूला के थ्रू हम लोग इसमें डेटा की एक एक वैल्यू को एंटर करवाने के लिए लूप लगा देते हैं कि इस पूरे लिस्ट में हमारे पास x का वैल्यूज है, इसमें पूरे में हमारे पास y का वैल्यूज है, और एक एक वैल्यू में लूप लगा करके हम वैल्यूज डाल करके खुद निकालते हैं. एंड देन आई यूज्ड टू से माय स्टूडेंट्स कि जब आप खुद बना लेंगे अपनी क्लास, पूरा बन जाएगा, एल्गोरिथम आपका फॉलो कर रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो अब आप लगा करके देखिए प्री डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, और जब स्टूडेंट्स अपना प्री डिफाइंड फंक्शन लगाते हैं और अपना क्लास लगाते हैं, अपना खुद का बनाया हुआ एल्गोरिथम का क्लास, तो वो देखते हैं कि दोनों चीजें सेम काम कर रही है. इससे क्या रहता है कि स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है. उन लोग को कभी ये चीज भूलेगी नहीं कि हाउ लीनियर रिग्रेशन इज वर्किंग.
मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता है कि स्टूडेंट्स को पहले बैकग्राउंड बताओ, खुद बनवाओ उनसे, एंड देन हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन का कंपैरिजन कर लेंगे, ये कैसे निकाल रहा है वो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक जो चीज और बतानी है, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर, कि हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, है ना, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस की बात मैंने यहाँ करी थी, ये यहाँ पर, कि इनका हम एवरेज निकालेंगे, है ना, और हम बोलेंगे कि जितना एवरेज एरर आ रहा है सबका, दैट शुड बी मिनिमम। अब वो कम से कम होना चाहिए। अब वो जो एक एजेंडा है, एम और बी का ऐसा वैल्यू निकालो जिसमें ये एवरेज जो है मेरा कम से कम आए। हमने इस चीज को ऐड ऑन कर दिया अब, ठीक है। तो अब ये कैसे निकाले जाते हैं, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है ना हमारा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, करेक्ट। ये वो लाइन है जो हम बना रहे हैं, है ना, ये हमारी प्रिडिक्टेड लाइन है ना। तो प्रिडिक्टेड लाइन का क्या मतलब है, ये हमारा प्रिडिक्टेड एम का वैल्यू हो गया, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है इट विल बी अ बेस्ट फिट लाइन। ये हमें मिनिमम क्या दे रही है, एरर दे रही है हमारे जो एक्चुअल, उससे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मिनिमम एरर दे रही है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमें उस एरर को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो एरर को पहले निकालें कि एरर है कितना, कितना एरर आ रहा है। तो अगर हम एरर की बात करें तो बहुत सारी बुक्स वगैरह में या जहां पर भी आप पढ़ेंगे वहां पर जे से नोटेशन किया जाता है लॉस फंक्शन का, क्योंकि लॉस फंक्शन शुड बी मिनिमम, हमारा काम है उसको मिनिमाइज करना, ठीक है। और बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो इट इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द एरर, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये एक, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट यू मीन बाय लॉस फंक्शन और व्हाट आर यू कैलकुलेटिंग बेसिकली इन लीनियर रिग्रेशन, तो आप आंसर कर सकते हो कि हमें एक ऐसा फंक्शन निकालना होता है जिसके थ्रू हमें एरर कम से कम आए। तो बेसिकली वी आर ऑप्टिमाइजिंग a function, a mathematical function or a problem to minimize our error। ये हमारा मेन एजेंडा रहता है। और m और b के वैल्यूज वही सबसे करेक्ट माने जाते हैं जिसमें आपका लॉस फंक्शन भी जीरो या नियर टू जीरो आ रहा हो। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंस तो ले ही रहे हैं, जीरो तो नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया तो हमारा ओवर फिटिंग में चला जाएगा कि हमें ओवर फिट कर गया ये चीज, ठीक है। तो लॉस फंक्शन में आपको बता देती हूँ, आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। देखिए, आप इसको ऐसा देखिएगा, i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और di का स्क्वायर, स्क्वायर की चलो अभी बात नहीं करते। यहाँ पर आप d का क्या मतलब है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि ये मेरा पॉइंट है, एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी, जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। ये मेरा पॉइंट है एंड मैं ये बोल रही हूँ कि एक बेस्ट फिट लाइन जा रहा है इसके पास से होकर के, यहाँ से ऑब्वियसली बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और उनको सबको मिनिमम डिस्टेंस करके मुझे ये लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉइंट है, हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट क्या करता है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने बोला ना कि इतना सीजीपीए, इतना सीजीपीए है आपका, तो आप मुझे प्रिडिक्ट करके दीजिए कि इसका बंदे का पैकेज कितना लगेगा। एक्चुअली मेरा जो डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि इतना पैकेज लगना चाहिए उसका वाई आई का, ठीक है। वाई आई मतलब हमने बोला था कि यहाँ पर ये जो आउटपुट्स हैं उसका इतना सीजीपीए है तो इतना पैकेज लगेगा। आई मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कोई भी सीजीपीए दे सकता है पॉइंट बीच में से और कोई भी आउटपुट आपका आ सकता है। तो एक्चुअली तो मेरा डेटा ये बोल रहा है मुझे, लेकिन आफ्टर प्रिडिक्टिंग मेरे मॉडल ने क्या आंसर दिया, मेरे मॉडल ने उसको बोला कि नहीं, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आफ्टर प्रिडिक्टिंग मैं आपको वाई आई हैट बोल रहा हूँ। मैं वाई आई हैट क्यों यूज कर रही हूँ,
क्योंकि हमारे नॉमेनक्लेचर में यही नोटेशन यूज होती है। जब भी आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के भी, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी नोट्स उठा करके देखेंगे तो वाई आई और वाई आई हैट इन्हीं चीजों से डिनोट किया गया है इसको। ठीक है, मेरा मॉडल कह रहा है कि नहीं तुम्हारा तो इतना लगना चाहिए पैकेज, और मेरा जो एक्चुअल डेटा कह रहा है वो इतना लगना चाहिए। तो ऐसा सभी के साथ होगा, सभी पॉइंट्स के साथ होगा, जो भी अलग अलग दूर दूर भी पॉइंट्स हैं। करेक्ट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो ये सभी क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट कराना चाह रहे हैं ताकि वो एक लाइन बता सके। मुझे एक लाइन चाहिए ना, मुझे हर एक से नहीं घूम करके जा सकते। तो सभी में क्या होगा, एक्चुअली ये इतना बोल रहा था, मॉडल मेरा इतना बता रहा है। तो व्हाट इज माय एजेंडा इज कि ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है इसको हम डी नाम दे रहे हैं, लेट्स से इट इज अ डिस्टेंस। तो मैंने बोला ये फर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस ये आ गया, सेकंड पॉइंट का ये आ गया, ऐसे ही थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस ये आ गया, है ना, ये डिस्टेंस आ गया D3। तो जितने भी मेरे डिस्टेंसेस आ रहे हैं उनको मैं DI बोल सकती हूँ, और फर्स्ट डिस्टेंस से लेकर के nth डिस्टेंस तक हम सबको ऐड कर देंगे, समेशन कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो दिस इज आवर एरर फंक्शन, मुझे इसी को मिनिमाइज करना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे कैसे, हमें यही दिख रहा है, ये देखिएगा ध्यान से कि वाई आई माइनस वाई आई हैट कर दीजिए, या y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y3 हैट एंड सो ऑन। जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं उन सबका जो अगर मैं d का वैल्यू निकालना चाहूँ तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, yi माइनस yi हैट, एंड इसका समेशन हमने कर दिया 1 से लेकर के n तक। तो दिस इज माय लॉस फंक्शन। इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, बहुत इजी है। करेक्ट, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जा रही हूँ, बट मैं चाह रही हूँ कि आपको बेसिक एसेंस जो है लीनियर रिग्रेशन का वो समझ में आ जाए। अभी मैंने कुछ चीजें इसमें से स्किप कर दी हैं। एम आई क्लियर टिल हियर? ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी जे को मुझे मिनिमाइज करना है, जिसमें मेन एजेंडा इज आई नीड टू मिनिमाइज दिस जे। ओके, क्या मैं इस वाई आई हैट जो है, वाई आई हैट इज माई प्रिडिक्टेड लाइन, करेक्ट? तो माई प्रिडिक्टेड लाइन इज लाइक दिस, मैंने अभी बताया ही था आपको, है ना, वाई आई इज माई दिस वाई प्रिडिक्टेड लाइन है ये मेरी। तो कैन आई रिप्लेस दिस थिंग हियर? अंदर जाके माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकती हूँ, है ना। तो ये वो मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको मुझे मिनिमाइज करना है। आई होप यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर एक इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लीनियर रिग्रेशन के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हो तो वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आपको नोटेशंस में आगे मिल जाएगा, कि इतना करते करते वो क्या करते हैं, इस चीज का स्क्वायर कर देते हैं। वो हर जगह इस चीज का स्क्वायर करके चलते हैं। तो बहुत यूजुअल है कि इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेगा कि नोटेशंस में आपको ये स्क्वायर दिखेगा, क्यों किया गया ये स्क्वायर? तो आपके पास एक श्योर शॉर्ट आंसर होना चाहिए कि सर देखिए, डिस्टेंस कुड बी पॉजिटिव हियर, कुड बी नेगेटिव। तो जब आप उसका एडिशन करोगे, जब आप समेशन करोगे सारे डिस्टेंसेस का, तो कहीं कहीं क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव्स आपस में कट रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, उस पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस को, क्योंकि कुछ आपको ऊपर मिलेंगे, कुछ आपको नीचे मिल सकती है वैल्यूज एंड सो ऑन, कुछ भी कहीं पे भी ऐसा मिल सकता है। तो जब आप उसका समेशन कर रहे होगे तो वो आप कट सकती है चीजें, मतलब प्लस माइनस करके। इसलिए हम पहले डिस्टेंस का स्क्वायर कर लेते हैं, उसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। मॉडुलस क्यों नहीं निकालते? अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाई डोंट वी यूज मॉडुलस इंस्टेड ऑफ स्क्वायर? मॉडुलस निकाल लो, ये भी आगे बढ़ेगा वो क्वेश्चन में, आगे इंटरव्यूअर जो है इससे आगे पूछ सकता है। खैर, उसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगी। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात खत्म हो जाती है। तो समेशन में क्या होता है, सारे डिस्टेंसेस आ जाते हैं मेरे पास।
तो कोई भी निग्लेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज को हम यहाँ पे स्क्वायर लेकर के चलते हैं। सेकेंडली वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आप ऐसा ही सोच रहे थे कि सब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज कटे ना, तो आप मॉड भी ले सकते थे, है ना, मॉडुलस ले लेते इसका। तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि सर जब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है, उस केस में एक मिनिमा निकालने के लिए हम लोगों ने कैलकुलस में पढ़ा हुआ है, आई डोंट नो आपको कैलकुलस अभी याद है या नहीं, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा करके एक चैप्टर होता था, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा करके एक चैप्टर होता था 11th क्लास में। तो वहां पे हम लोग फंक्शंस को, मैथमेटिकल फंक्शंस को आइदर मैक्सिमाइज करते थे या मिनिमाइज करते थे टू गेट द बेस्ट आंसर्स। तो यहाँ पे हमें क्योंकि मिनिमाइज करना है, तो मैं मिनिमाइज जब कर रही हूँ किसी चीज को अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलस, तो मुझे उस मैथमेटिकल फंक्शन को ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मुझे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ स्क्वायर रख देते हैं तो आगे की कैलकुलेशन स्क्वायर की वजह से इजी हो जाती है हमारी। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप अपने इंटरव्यूअर को ये इम्पैक्ट दे सकते हो कि मैंने सिर्फ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करके एम और बी के वैल्यूज नहीं निकाल दिए, मैंने उन चीजों को डीप में जाकर के कैलकुलेट भी किया हुआ है, और एम और बी के वैल्यूज आप अभी कहो मैं आपको निकाल करके दिखा सकता हूँ। तो मार्केट में मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जहां पर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइन निकाला, फंक्शन यूज करो बेटा, आंसर आ गया, देखो खुश, वेरी गुड, तुम्हारा प्रोडिक्ट हो गया, हम तुम्हें आंसर निकाल करके दे रहे हैं। लेकिन यू नीड टू गो टू द रूट। जब तक आपको रूट नहीं मालूम है किसी चीज का, आप कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे, दिस इज फॉर श्योर। और आई ट्राई कि मैं आपको रूट्स तक इंट्रोड्यूस करवा दूं, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका कि मॉडुलस क्यों नहीं किया, स्क्वायर ही क्यों किया, क्या, क्योंकि ये स्क्वायर मुझे मैक्सिमा मिनिमा जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे हेल्प करेगा इस चीज में, ठीक है। तो इस मैथमेटिकल फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना होता है, नॉट दिस वन, इसको मिनिमाइज करना होता है, ये हमारा फंक्शन, इसको हमें मिनिमाइज करना होता है, जिससे हमें m और b की इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो अभी आज के लिए मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, चलो मेरे पास 10 मिनट्स हैं। तो अगर हम बात करें बेटा, मुझे ये क्या करना है, मिनिमा निकालना है, तो मैंने बोला मैथमेटिकल फंक्शन ये है और मुझे मालूम है कि उसको डिफरेंशिएट करना है, तो लेट्स डिफरेंशिएट। और एक b का जो इक्वेशन मैंने आपको ये वाला बताया ना, ये वाला इक्वेशन, ये इसको डिराइव करके निकालते हैं कि OLS ये वैल्यूज भी कैसे निकाल पा रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा है ये वाली इक्वेशन। तो उसका मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करके दिखाती हूँ कि हाउ इट इज डूइंग। मैं बात कर रही थी आपके जे की, सॉरी, लॉस फंक्शन को हम जे से डिनोट कर रहे हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने ये पार्शियल्स लगाए। अगर आपको याद हो कि इफ यू हैव टू वैल्यूज, ठीक है, इतना मैथमेटिक्स हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इफ यू हैव टू वैल्यूज जिसमें m और b जो दोनों कैलकुलेट करने हैं और दोनों ही मेरी इक्वेशन में प्रेजेंट भी हैं, तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b एक बार, विद रिस्पेक्ट टू m एक बार, करेक्ट। तो अभी जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाली हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू बी कर रही हूँ। मैं बी वाली इक्वेशन आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगी, ये जो मैंने बोला कि कहाँ से आ गया ये इक्वेशन। और बी का वो वैल्यू जिसमें मेरा लॉस फंक्शन 0 या नियर टू 0 या मिनिमम हो, वो बी का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। तो लेट मी जस्ट गिव यू द डेरिवेशन। तो क्या रहेगा इसका, हम लोग का, जल्दी से कर देती हूँ, आई डोंट हैव मच टाइम। 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे, एंड वी हैव yi माइनस mxi माइनस b का होल स्क्वायर एंड इक्वेट टू 0। जस्ट रिमाइंड इट,
यू विल इक्वेट टू 0. आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन है डेरिवेटिव निकालते टाइम, डिफरेंशिएट करते टाइम उसको इक्वेट टू 0 करना होता है. ये मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर्स में पढ़ा था हमने 11th क्लास में. ठीक है, वो हमने कर दिया. अभी इसको कैलकुलेट करें एंड इफ वी अप्लाई द चेन रूल. चेन रूल आप लोगों को याद होगा. चेन रूल ऑफ डेरिवेशन इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले 2 को लेकर के आएंगे. 2 yi माइनस mxi माइनस b. ठीक है, 2 का हो गया. एंड देन विल डिफरेंशिएट ऑल दीज थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू b. तो yi क्या रहेगा, इट विल बी 0. mxi विद रिस्पेक्ट टू b क्या रहेगा, 0. और ये क्या रहेगा, माइनस का 1. आई होप ये चीज क्लियर होगी विद रिस्पेक्ट टू b अगर आप करते हो. तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, -2 yi माइनस mxi माइनस का b. एंड ये मेरा क्या चल रहा है, j विद रिस्पेक्ट टू b. तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो i के वैल्यूज चल रहे हैं, ठीक है, उनको हम लोग ऐड करके उसका मीन निकाल करके एवरेज निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज वी आर गोइंग टू डिवाइड बाय -2 बोथ साइड, सो दैट हम लोग उसको निगलेक्ट कर सकेंगे. ठीक है, तो अगर हम लॉस फंक्शन की बात करें तो इट इज समेशन ऑफ yi डिवाइडेड n. अगर हम yi का पूरा मीन निकालने की कोशिश करेंगे, सेम mxi डिवाइडेड बाय m एंड समेशन ऑफ जितने भी मेरे पास n, जितने भी b है उनको I'm really sorry for this. तो हम लोग इनका एवरेज निकालेंगे तो इट विल रिमेन b. थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ, आई डोंट हैव टाइम. तो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा, अल्टीमेटली इट विल बी ओके. तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज, ये वो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू b. अगर हम बात करें, सिर्फ मैंने अभी आधा प्रूव करके दिखाया आपको, तो इस बेसिस पे ये इक्वेशन आया है और OLS इसको यूज करता है. आपका आज का काम क्या रहेगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप यही लॉस फंक्शन, अगर जो लोग नोट कर रहे हैं अपने पास, यही लॉस फंक्शन को आप विद रिस्पेक्ट टू m करिए. ठीक है, एंड इक्वेट टू 0 करिएगा. एंड प्लीज गिव मी द डेरिवेशन और ट्राई टू डू द डेरिवेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट दिस m वैल्यू. और मिल जाएगा आपको, इट्स वेरी इजी. विद रिस्पेक्ट टू m करोगे मिल जाएगा. तो इससे क्या रहेगा कि यू विल नेवर फॉरगेट कि व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड एसके लर्न. ठीक है, और कल हम लोग क्या करेंगे, आज जो हमने ये एग्जाम्पल किया है, समझा है, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे. आई विल शो यू बोथ. मैं आपको अपना एल्गोरिथम जो हम लोग क्लास बनाते हैं, बच्चे जिसको मैं बनवाती हूँ पहले कि अपना बना लो जितना थ्योरी पढ़ा है उसके हिसाब से, एंड प्री डिफाइंड वाला. आई विल शो यू बोथ द programs, algorithms, and they will give exactly the same result. तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन आपका कल हम लोग उसको और आगे लेकर के जाएंगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है, पूछ लीजिए. हेलो मैम. हाँ जी अमन. मैम जैसे इस लीनियर रिग्रेशन के प्रॉब्लम में जब मैम कोई रियल वैल्यू देते हैं तो उससे कुछ रिजल्ट आता है, तो मैम ये कैसे पता लगाते हैं कि कितने % सही है, यानी उसका मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की रिजल्ट में, वो कैसे पता लगाते हैं?
सही बात है। देखिए आपने जो रिजल्ट निकाला, आपने बोला कि मैंने ये आंसर निकाल दिया है ना, तो उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक आता है, एक अगला टॉपिक रहता है, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को रिग्रेशन मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना, ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, R2 स्कोर और एडजस्टेड R2 स्कोर, ठीक है। अब ये सारी, इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है अल्टीमेटली आप ये कैलकुलेट करते हो, एवरेज ना लेकर के आप स्क्वायर मीन एरर, मीन स्क्वायर एरर निकालते हो, रूट मीन स्क्वायर एरर। R2 स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके ऊपर एक और अच्छा जो और एडवांटेजेस है और करेक्ट आंसर्स मुझे बताएगा कितना आपका परसेंटेज सही है, आंसर कितना परसेंटेज की फॉर्म में निकालता है, तो वो एडजस्टेड R2 स्क्वायर स्कोर निकालता है। तो ये मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हम पढ़ लेंगे। तो जब हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, एम और बी के वैल्यूज निकाल लेते हैं और उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं वाई जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू वो भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ये लगा करके प्री डिफाइंड फंक्शन ये मुझे परसेंटेज बताता है कि आपका जो मॉडल है वो इतने परसेंट सही आंसर देगा आगे फ्यूचर में भी, और प्रोबेबिलिटी है कि जैसे उसने बोला 95 आ रहा है, ठीक है, तो 95% केसेस में आपका मॉडल सही आंसर देगा, 5% केसेस में हो सकता है कि उसके गलत आंसर आ जाए, ठीक है। तो वो चीजें हम मैट्रिक्स में सीखते हैं, ये अगला टॉपिक रहता है लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स? और मैम जैसे आपकी आवाज कट गई बेटा। फीचर थे ना, एक ऐसे में जब बहुत सारे कॉलम होते हैं तो उसमें दूसरा एल्गोरिथम लगता होगा? नहीं, एल्गोरिथम यही लगता है, बट वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फीचर्स हो गए तो उस वजह से डायमेंशन बढ़ गई है, डायमेंशन बढ़ने की वजह से ये जो हम एम एक्स ले रहे हैं ना, वो जो एम एक्स आई ले रही हूँ मैं, वो एक्स आई अपने आप में एक मैट्रिक्स बन जाता है, समझ लो कि वो अपने आप में एक बड़ा मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि इतने सारे कॉलम्स हैं आपके पास, तो उस मैट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है कि कंप्यूटेशन टाइम, मेमोरी लॉस हो गया, ज्यादा बड़ा डेटा दे दिया तो ओएलएस फेल कर जाता है उस टाइम पे। ओएलएस मैंने बताया ना, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड जो टेक्निक यूज करता है साइकिट लर्न, वो फेल कर जाता है। तो उससे ऊपर एक मेथड पढ़ते हैं हम, दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू वो कभी फेल नहीं करेगा, आपका कितना भी बड़ा आप उसको डेटा दे दीजिए, तो वो पढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, हाँ जी। एनी अदर क्वेश्चन?